हेलो। अ, आज वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। पिछले क्लासेस में मैंने 2-3 टॉपिक्स आपका कवर किया। पहला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दूसरा मैंने क्लास लिया था रेनेसा, पुनर्जागरण। और तीसरा क्लास मैंने लिया था पीरियड ऑफ इनलाइटेनमेंट, यानी प्रबोधन का काल, जिसमें मैंने कुछ थिंकर्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे इमैनुअल कांट, रूसो। आज टुडे आई विल टेक नेक्स्ट टॉपिक, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति, काफी महत्वपूर्ण विषय है। और स्टार्टिंग में आपको पहले मैं बता दे रहा हूं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन का जो टॉपिक है उसमें आपको क्या कारण है और क्या परिणाम हुए, इस विषय पर विचार करना है। तो आज हम लोग अभी कॉजेस पे डिस्कशन करेंगे कि व्हाट वेयर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका। अमेरिकी क्रांति के पीछे वो कौन सी शक्तियां जिम्मेवार थी जिससे ये अमेरिकी क्रांति हुई। तो इसको आप कुछ कैटेगरी वाइज पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप कॉजेस के बारे में जानने के पहले दो बातों पर ध्यान रखिएगा कि अमेरिकी जो उपनिवेश थे, अमेरिकन जो कॉलोनीज थे, उसमें जो कंडीशन था, जो स्थिति थी, वो बाकी कॉलोनीज की अपेक्षा कहीं बेहतर थी। क्योंकि ब्रिटेन ने सिर्फ अमेरिका में ही उपनिवेश नहीं स्थापित किए थे, बल्कि बाकी जगहों में भी उसके उपनिवेश थे। लेकिन उन उपनिवेशों की जो स्थिति थी वो अमेरिका से खराब थी, और अमेरिका काफी कुछ एक्सटेंट, मतलब बहुत अधिक एक्सटेंट में वो लिबर्टी का उपयोग करता था। और अमेरिकी उपनिवेशों के बारे में माना जाता है कि वहां पे बहुत ज्यादा ब्रिटिश कंट्रोल नहीं था, ब्रिटिश एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण नहीं था, हस्तक्षेप नहीं था। और अमेरिकी उपनिवेशों के लोग काफी स्वतंत्रता का उपयोग करते थे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी, थोड़ा डिफरेंट कंडीशन रहने के बावजूद भी, अमेरिका में क्यों लोगों ने रिवोल्ट किया, क्यों वहां पे क्रांति हुई, क्यों रिवॉल्यूशन हुआ, थोड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि बाकी उपनिवेशों में कहीं बदतर स्थिति थी अमेरिका की अपेक्षा, अमेरिकी उपनिवेशों की अपेक्षा। और वहां पे बाद में हुआ कुछ भी रिवॉल्यूशन, लेकिन अच्छी स्थिति होने के बावजूद अमेरिका में क्यों क्रांति हुई और क्यों लोग ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ एकजुट हो गए और क्रांति के लिए कूद पड़े, ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो इन्हीं आश्चर्य के निवारण के लिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी क्रांति के कारणों को दो वर्गों में विभाजित करना बहुत जरूरी है। ठीक है? देयर आर टू कैटेगरी ऑफ कॉजेज बिहाइंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो एक कारण हुआ जिसको आप कह सकते हैं रिमोट कॉजेज, दूरवर्ती कारण, सब्सटेंसिव कॉजेज, ठीक है, या फिर फंडामेंटल कॉजेज। जो बेसिक कॉज है, मूलभूत कारण है, वो अलग कैटेगरी हुआ। और फिर इमीडिएट कॉजेज जो होता है, तात्कालिक कारण, वो दूसरा कैटेगरी है। दूरवर्ती कारणों में, रिमोट कॉजेज में, फंडामेंटल कॉजेज में या सब्सटेंसिव कॉजेज में कई सर्टेन पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, तभी आप आंसर को फुल लेंथ में लिख पाएंगे। और इसको समझना बहुत जरूरी है, याद करना और रट्टा लगाना जरूरी नहीं है। तो पहले आप ये समझिए कि अमेरिकी उपनिवेशों की संख्या 13 थी, यानी देयर आर 13 अमेरिकन कॉलोनीज। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलोनीज वाज 13। 13 अमेरिकी उपनिवेश थे। लेकिन ऑल कॉलोनीज वेयर डिफरेंट इन एनी कॉन्टेक्स्ट, लाइक पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, किसी भी संदर्भ में ये जो उपनिवेश थे कोई एकल शक्ति नहीं रखते थे। एक
एक निकाय नहीं रखते थे, बल्कि ये सारे लोग डिफरेंट थे, सबके अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज थे, इकोनॉमिकल व्यूज थे, रिलीजियस व्यू थे। ऐसा नहीं कि 13 उपनिवेश वाले कोई एक सामूहिक शक्ति के तौर पे थे, ये पहली बात जानिए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई फ्यूचर में कि इकोनॉमिक मुद्दे पे सारे उपनिवेशवासी एक हो गए। ये जो उपनिवेश थे ये अमेरिका के भिन्न भिन्न भागों में स्थापित थे और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश साम्राज्य इन पर अपना नियंत्रण रखने का भरपूर प्रयास करता था और कई ऐसे नियम और कानून को कभी कभी उपनिवेशवासी नहीं भी मानते थे तो भी ब्रिटेन ओवरलुक करता था। और ये उपनिवेश अलग अलग हिस्सों में थे और सारे उपनिवेशों में अपनी अपनी व्यवस्थापिका सभा थी, ठीक है। ईच कॉलोनी हैव ए लेजिस्लेचर, हर कॉलोनी का, हर उपनिवेश का एक विधायिका या व्यवस्थापिका सभा थी और देयर मेंबर्स वेयर इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ कॉलोनीज। उनके जो सदस्य थे कॉलोनी के, वो उपनिवेश के लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुने जाते थे और हर उपनिवेश में शासन के लिए फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच एंड एवरी कॉलोनी देयर वाज ए गवर्नर हु वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश क्राउन। हर उपनिवेश पर शासन करने के लिए एक गवर्नर होता था और वह गवर्नर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त होता था। एंड फॉर द असिस्टेंस ऑफ गवर्नर ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज आल्सो प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी कॉलोनी। उस गवर्नर जनरल के प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए एक कार्यकारिणी समिति भी होती थी, समिति नहीं मतलब परिषद भी होती थी और ये कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे, द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वेयर नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश क्राउन। ये जो कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य होते थे उनके सदस्य ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा मनोनीत होते थे, ठीक है। इसलिए उपनिवेशों की जो जिंदगी थी बहुत ज्यादा कष्टकर नहीं थी और एक सामान्य जीवन यापन वो जी रहे थे। लेकिन फिर भी अमेरिका में क्रांति क्यों हुई, तो इसका कारण यह था कि ये जो 17th सेंचुरी में ब्रिटेन ने अमेरिकी कॉलोनियों के साथ, अमेरिकी उपनिवेशों के साथ जो व्यापार विनिमय और नियंत्रण की प्रणाली स्थापित की थी, ट्रेड एक्सचेंज एंड कंट्रोल का जो सिस्टम 17th सेंचुरी में ब्रिटेन ने जो स्थापित किया था, वो अब समय बीतने के साथ वो उपयोगी नहीं रह गया था, बल्कि अब उसके खिलाफ उपनिवेशवासियों में एक जागृति आ गई थी। सबसे पहली बात कि ये जो व्यापारिक नियम ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों पर लादा था उसका अब कोई संदर्भ नहीं रह गया था। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको कि बार बार ब्रिटेन की सरकार अमेरिकी उपनिवेशों पर कुछ नया नियम लाती थी और जो कि अमेरिकी वासियों के लिए वो विरोध को जागृत करने का कारण होती थी। जैसे एक नियम आया कि ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि अमेरिकी उपनिवेशों में वेपन्स, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद नहीं, अस्त्र शस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र का उत्पादन नहीं होगा और इसके लिए उन्होंने औपनिवेशिक उत्पादन प्रतिबंध अधिनियम लाया, कॉलोनियल प्रोड्यूसर रिस्ट्रिक्शन एक्ट लाया और इसके द्वारा उपनिवेशों को मना किया गया कि वो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र इत्यादि का उत्पादन और अस्त्र शस्त्र का उत्पादन नहीं करें। इसके साथ ही एक नया नियम लाया गया ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कि
जहां तक हो सके ये मैंडेटरी कर दिया गया कि कॉटन मतलब रुई, ऊन, उलन और आयरन लोहे तथा तंबाकू टोबैको का निर्यात सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को किया जाएगा उपनिवेशों के द्वारा, बाकी किसी जगह नहीं किया जाएगा। इन नए नियमों के कारण उपनिवेशवासियों को ऐसा लगा कि उनके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे धक्का पहुंच रहा है और ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन के व्यापारियों को और ब्रिटेन के बिजनेसमैन को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के नियम ला रही है। और एक वैचारिक मानसिक बात भी उभरी इन उपनिवेश के व्यापारियों और बिजनेसमैन को कि इनको ब्रिटेन के व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा में बाहर रखने के लिए कि कहीं इनका जो उत्पादन है वो इनको ब्रिटेन के व्यापारियों से अधिक न हो जाए या इनको ज्यादा प्रायोरिटी न मिल जाए मार्केट में, वर्ल्ड लेवल के मार्केट में, इसलिए वो ऐसा नियम ला रहे हैं। ब्रिटेन की सरकार इसीलिए ऐसा नियम ला रही है ताकि इनके प्रोडक्शन को इनके एंटरप्रेन्योर को दबाया जा सके। ये एक मानसिक सोच थी उपनिवेश वासियों की, विशेषकर उपनिवेशों के व्यापारियों की। दूसरी बात कि अब तक ब्रिटेन इन उपनिवेशों का उपयोग रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को उपनिवेशों में भेजने के लिए करता था। उपनिवेशों का इस्तेमाल कच्चे माल को ब्रिटेन मंगाने में और वहां से तैयार माल उपनिवेशों में भेजा जाता था। इस बात के लिए भी उपनिवेश के व्यापारियों को, ट्रेडर्स को इस बात का भी दुख था कि उन्हें एक बाजार के तौर पे उपनिवेश को, कॉलोनियों को एक बाजार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और वह स्थिति अब लंबे समय तक वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। धीरे धीरे एक इकोनॉमिक रूप से, व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से उपनिवेश के लोगों में, खासकर बिजनेसमैन और व्यापारियों में एक डिसकॉन्टेंट, एक असंतोष था और वो मौके की तलाश में थे कि कब ऐसा वक्त आए, कब ऐसा समय आए कि ये ब्रिटेन के सारे नियम कानून नहीं लागू हो पाए और हम इसको इनकार कर दें। दूसरी बात, सबसे बड़ा फॉल्ट क्या था जिस 17वीं सेंचुरी में जो व्यापारिक विनिमय और नियंत्रण का जो एस्टेब्लिशमेंट किया था ब्रिटेन ने जो 17वीं शताब्दी में अमेरिकी उपनिवेशों के साथ व्यापार विनिमय और नियंत्रण का जो सिस्टम यानी व्यवस्था स्थापित किया था, उसका सबसे बड़ा दोष क्या था कि वह पारस्परिक समझौते पर आधारित नहीं था। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट या पारस्परिक समझौते पर आधारित नहीं था, बल्कि इट वॉज इम्पोज्ड बाय ब्रिटेन। ये ब्रिटेन के द्वारा थोपा गया था उपनिवेशों पर। ऐसा नहीं कि उपनिवेश के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उनकी सहमति लेने के बाद इस तरह का व्यापारिक सिस्टम लाया गया। ये बहुत बड़ा दोष था और शुरू से ही उपनिवेशवासियों को इस बात से चिढ़ थी, इस बात का असंतोष था कि ब्रिटेन उन्हें अपने से मातहत समझ के ऐसा नियम थोप रहा है। और ये जो डिस्कंटेंट और ये असंतोष था वो समय की मांग थी कि कब ऐसा कुछ अवसर आए कि उपनिवेशवासी इसका प्रतिकार करें, इसका रिएक्ट करें। पहला दोष फॉल्टी ट्रेडिंग सिस्टम या फॉल्टी कमर्शियल सिस्टम विच वाज imposed by Britain in अमेरिकन कॉलोनीज। ये पहला पॉइंट आप लिखिएगा कि दोषपूर्ण व्यापारिक जो प्रणाली थी 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों पर लादी थी, थोपी थी, ये सबसे बड़ा दोष था अमेरिकी क्रांति के शुरुआत के लिए। भले उस समय शुरुआत नहीं हुई, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि इसने उपनिवेशवासियों में एक डिस्कॉन्टेंट, एक असंतोष, एक विक्षोभ उत्पन्न किया और फिर सर्टेन कुछ आगे अन्य भी कारण जिम्मेवार हुए जिससे
इस क्रांति को जन्म मिला। दूसरा आप देखेंगे फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ कॉलोनीज, उपनिवेशों की दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण रहा अमेरिकी क्रांति के होने में, क्योंकि इससे उपनिवेशवासी जिस स्वतंत्रता की चाह रखते थे, जिस लिबर्टी, जिस फ्रीडम की चाह रखते थे, वो उनको नहीं मिल पाया। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था कि प्रत्येक कॉलोनी में, फिर से आपको लिख दें, पहला मैंने पॉइंट लिखा था फॉल्टी दूसरा कॉज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दूसरा कॉज मैंने लिखा था, लिखा नहीं था, लिखेंगे, फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ कॉलोनीज, उपनिवेशों की दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें आप जानिए कि हर उपनिवेश के प्रशासन के लिए एक गवर्नर मनोनीत किया जाता था ब्रिटिश सम्राट के द्वारा, और गवर्नर की सहायता के लिए, फॉर द असिस्टेंस ऑफ गवर्नर, देयर वॉज एक्सिक्यूटिव काउंसिल एंड द मेंबर ऑफ एक्सिक्यूटिव काउंसिल वेयर नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। हर गवर्नर की प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए एक कार्यकारिणी सभा या कार्यकारिणी समिति होती थी, जिसके सदस्यों का मनोनयन ब्रिटिश सम्राट करता था। और along with the two systems, every colony have a legislature। इसके साथ साथ हर कॉलोनी के लिए, हर उपनिवेश के लिए एक व्यवस्थापिका सभा होती थी, एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर अपॉइंटेड बाय द पीपल ऑफ कॉलोनीज। ये जो व्यवस्थापिका सभा होती थी, इसके सदस्यों का चुनाव कॉलोनी यानी उपनिवेश की जनता करती थी। यहीं पे डिफरेंस पैदा हुआ। कैसे? गवर्नर को सहायता के लिए कार्यकारिणी सभा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, और प्रशासन करता था वो कार्यकारिणी सभा या काउंसिल की सहायता से गवर्नर। यहां के लोग जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिनका चुनाव कॉलोनी की जनता करती थी, उनको कानून बनाने का अधिकार था। लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग मिल बैठकर कोई तरह का रूल या कानून बनाते थे हर कॉलोनी में। हर कॉलोनी के लिए अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली थी, अलग अलग गवर्नर थे, अलग अलग एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। तो हर कॉलोनी की लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाती थी। लेकिन यहीं पे मेन दिक्कत क्या था कि जो कानून बनाया जाता था लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, उस कानून की मंजूरी गवर्नर दे भी सकता था, नहीं भी दे सकता था, लौटा भी सकता था और रद्द भी कर सकता था। इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली भले इलेक्ट होके आई थी, लेकिन वो पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी, क्योंकि वो कानून तभी बना सकती थी जब गवर्नर उस पर साइन करे। तो अक्सर देखा गया कि गवर्नर को पूरा पावर था, और गवर्नर मतलब एक तरह से रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश क्राउन को, और ब्रिटिश सरकार की जो इच्छा होती थी उसी को वो रिजेंबलिंग करता था गवर्नर। और अक्सर लेजिस्लेटिव असेंबली वाले जो कानून बनाते थे उनको या तो रद्द कर देता था या मंजूरी नहीं देता। ये सबसे बड़ा डिस्कॉन्टेंट था कॉलोनी के लोगों में कि वो चुनाव करके अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं, लेकिन उनको इतना राइट नहीं है कि वो अपने मन चाहे अपने हित और विकास के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई लॉ, कोई कानून बना सके। ये बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, और इसी पे जनता जो थी
असंतुष्ट रहने लगी और अवसर की तलाश थी कि कब वो ऐसा समय आए कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लें। दूसरी बात, अमेरिकी लोग जो थे, ऐसा नहीं थी कि काफी इंटेलेक्ट भी थे उनमें से कई, और उनको ऐसा लग रहा था कि ये कॉलोनियल डोमिनियन स्टेटस के सिद्धांत के खिलाफ है। जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं हो, तो ये औपनिवेशिक स्वराज्य के सिद्धांत के खिलाफ था। ये दूसरा मेजर पॉइंट है अमेरिकी रिवॉल्यूशन का, जिसको आप समझ सकते हैं। सेटिंग यही है, हर कॉलोनी में एक गवर्नर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किया जाता था प्रशासन के लिए। उसकी सहायता के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जिसके मेंबर्स जो थे वो भी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। तीसरा एक सभा था जिसको विधायिका या लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया, जो अमेरिका के कॉलोनी निवासियों के द्वारा चुने जाते थे, लेकिन यह पावरलेस था क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए कानून को गवर्नर या तो रद्द कर सकता था या मंजूरी नहीं दे सकता था, लौटा सकता था। ये राजनीतिक असंतोष फैलाने का सबसे बड़ा कारण हुआ कॉलोनी वासियों में, औपनिवेश के लोगों में, और वो इस तरह से मौके की तलाश में थे। अब आइए तीसरा कारण। ग्रेनविले एक प्रधानमंत्री थे, उनके अनुचित कार्यों के कारण भी उसी समय कुछ ऐसे कार्य ग्रेनविले ने किए कि अमेरिकी रिवॉल्यूशन की तरफ कॉलोनीवासी उपनिवेश के लोग बढ़ चले, और एक बार ऐसा लगा कि क्रांति हो ही जाएगी, लेकिन उस समय क्रांति नहीं हुई। ग्रेनविले ने सबसे पहला काम क्या किया कि इन्होंने, पहले आपको एक चीज ये बता दें, ग्रेनविले हो या ब्रिटेन का कोई भी प्रधानमंत्री हो, सम्राट हो, ब्रिटेन क्या सोचता था कि कॉलोनीज वेयर, मतलब एक आइडियोलॉजी था ब्रिटेन का, अमेरिकन कॉलोनीज वेयर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट हैव राइट टू मेक ए लॉ फॉर द कॉलोनीज। ब्रिटेन का एक विचारधारा थी कि जो उपनिवेश है, अमेरिकी उपनिवेश, वो ब्रिटिश साम्राज्य के भाग हैं, और इसीलिए ब्रिटिश संसद को यह अधिकार है कि वो उपनिवेशों के संबंध में भी कोई कानून पारित कर सकता है, बना सकता है। उसी प्रकार ग्रेनविले जैसे आए, इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए। पहले तो इन्होंने 4 नियम बनाए, ठीक है ना। ही स्टार्टेड 4 रूल फॉर कॉलोनीज। इन्होंने 4 नियम बनाए। पहला नियम उन्होंने क्या किया, ग्रेनविले टुक ए स्टेप टू प्रिवेंट ब्लैक मार्केटिंग एंड पनिश दोज हु वेयर नॉट obey the established trade exchange system or controlling system of 17th century, and it was established by the British Crown. ग्रेनविले ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने 4 नियम लाया, और सबसे पहला नियम उन्होंने उस चीज के लिए लाया कि 17वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा उपनिवेशों के संबंध में, उपनिवेशों में व्यापारिक विनिमय और नियंत्रण का जो व्यवस्था विकसित किया था, स्थापित किया था, उसको जो लोग उपनिवेश के जो लोग नहीं मानते थे, उनको दंडित करने के लिए और अमेरिकी उपनिवेशों में कालाबाजारी को रोकने के लिए एक नया नियम नहीं लाया, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया, और उसको कहा जाता है एडमिरल्टी कोर्ट।
इन्होंने ही स्टार्टेड ए न्यू इंस्टीट्यूशन दैट नेम्ड वाज एडमिरल्टी कोर्ट फॉर पनिशमेंट ऑफ दोज पीपुल हु नेवर फॉलो द रूल ऑफ एस्टैब्लिश ट्रेड प्रैक्टिसेस और ट्रेड एक्सचेंज प्रैक्टिसेस। ठीक है, उन्होंने एडमिरल्टी कोर्ट, ये एक न्यायालय था, एडमिरल्टी कोर्ट। कारण क्या था? इन्होंने इसको उपनिवेशों में वैसे लोगों को दंडित करने के लिए जो कालाबाजारी करते थे और जो 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जो उपनिवेश एरिया में, उपनिवेश क्षेत्र में या ही उपनिवेशों में व्यापारिक विनिमय और नियंत्रण की जो व्यवस्था स्थापित की थी, उसको जो लोग फॉलो नहीं करते थे, नहीं मानते थे, उन्हीं को दंडित करने के लिए एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना। ठीक है, स्थापना की नहीं मतलब घोषणा किया उन्होंने, तुरंत स्थापित नहीं हो गया। दूसरा उन्होंने काम किया कि मोलासेस एक्ट पास किया। ही पास्ट मोलासेस एक्ट, शीरा अधिनियम या शीरा कानून पास किया और शीरा पर अमेरिका के उपनिवेशों में आयात कर घटा दिया। तीसरा काम किया, ही इंट्रोड्यूस्ड ए proposal for American colonies that for the protection of Americans or colonials, British government keep a army in American territories and America will spare 1/3 of the एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ दिस आर्मी। इन्होंने कहा, ग्रेनविले ने कहा कि भविष्य में मतलब आगे चलकर अमेरिका की सुरक्षा के लिए, उपनिवेश वासियों की सुरक्षा के लिए वहां एक सेना रखी जाएगी और इस सेना का जितना भी खर्चा होगा वो 1/3 उसका अमेरिकी उपनिवेशों से लिया जाएगा। ये तीसरा कानून, तीसरा नियम हुआ, या कानून नहीं है मतलब नियम है, आदेश हुआ। चौथा काम इन्होंने किया, इसमें नहीं लिखेंगे, चौथा काम क्या किया इन्होंने, फिलीपींस एरिया में कुछ कॉलोनीवासी, उपनिवेशवासी बसना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे अपने आप को, उसको इन्होंने रोक दिया और आदेश दिया ब्रिटेन की सम्राट ने कि फिलीपींस क्षेत्र जो है, फिलीपींस टेरिटरी इज रिजर्व फॉर, सो क्या कहते हैं, इंडियन है वो, उसका नाम बता रहे हैं हम आपको। फिलीपींस टेरिटरी वाज रिजर्व फॉर रेड इंडियंस। हाँ, रेड इंडियंस, रेड इंडियंस के लिए फिलीपींस क्षेत्र को रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया और कॉलोनी के कोई भी व्यक्ति वासी वहां पे जाकर नहीं बस सकते थे, ना कोई अपना व्यापार या कोई धंधा कर सकते थे। ये चारों आदेश अमेरिकी वासियों को, कॉलोनी वासियों को बहुत ज्यादा क्रोधित किया और उनका मन विक्षुब्ध हो गया कि ये जो 4 आदेश ग्रेनविले ने दिया है इसका कभी हम पालन नहीं करेंगे, क्योंकि एडमिरल्टी कोड एक तरह से हम पर एक शासन हुआ, एक तानाशाही हुआ। दूसरा, शीरा पर उत्पाद कर घटा दिया गया, आयात कर घटा दिया गया, यह भी हमारे बिजनेस को तोड़ने का ब्रिटिश मंसूबा है। तीसरी बात कि क्यों हम अपने प्रोटेक्शन के लिए सेना रखेंगे, हम अपना प्रोटेक्शन खुद कर लेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रोटेक्शन, सो व्हाई शुड वी स्पेयर 1/3 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ आर्मी। ठीक है, तो और चौथा, अमेरिकी लोग फिलीपींस क्षेत्र में बसना चाह रहे थे और वो रेड इंडियंस के लिए रिजर्व कर दिया गया। ये से क्या हुआ, कॉलोनी वासियों में एक उत्तेजना, एक रिवोल्ट जैसा मानसिकता तैयार होना शुरू हुआ। अब आइए 4th पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। 4th पॉइंट क्या है?
7 ईयर्स वॉर बहुत बड़ा कॉज है ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। 7 ईयर्स वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 टू 1763। सप्तवर्षीय युद्ध जो था 7 ईयर्स वॉर, उसके पहले अमेरिकी लोग यानी उपनिवेशवासी की मजबूरी थी कि वो खुलकर ब्रिटेन का विरोध नहीं करें और ब्रिटेन के प्रति लॉयल रहें। कारण क्या था? अमेरिका के ठीक उत्तर में कनाडा पर फ्रांसीसियों का शासन था, क्योंकि कनाडा जो था फ्रांसीसी कॉलोनी थी और हमेशा उनको ये फियर होता था कॉलोनी वालों को कि फ्रांस जब चाहे तब हम पर हमला करके और हमारा क्षेत्र हस्तगत कर सकता है, हमारा टेरिटरी ऑक्युपाइड कर सकता है। इसलिए कभी भी ब्रिटेन से सहायता लेनी हमारी मजबूरी है और ब्रिटेन का खुलकर विरोध करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन आफ्टर 7 ईयर्स वॉर, फ्रांस वाज डिफीटेड बाय ब्रिटेन एंड ब्रिटेन ऑक्युपाइड द टोटल कैनेडियन टेरिटरी। ठीक है, ब्रिटेन ने सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस हार गया और ब्रिटेन के द्वारा कनाडा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया और फ्रांस का भय जो उपनिवेशवासियों में था वो जाता रहा। अभी तक वो फ्रांसीसियों से डरते थे और अब उनका वो डर गायब हो गया और एक नए इंथुजियाज्म, नए आशावाद, नए उत्साह और नए निर्भीकता के साथ अब उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिए, अपनी परतंत्र वाली जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए अवसर की तरफ उनका ध्यान जाने लगा। और सप्तवर्षीय युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण यह भी हुआ कि ब्रिटेन की आर्थिक मजबूरियां कुछ बढ़ गई। आर्थिक मजबूरियां नहीं बल्कि आर्थिक दिक्कतें बढ़ गई, क्योंकि ब्रिटेन ने इस युद्ध में काफी धन लगाया था और उसका जो नेशनल डेट था, राष्ट्रीय ऋण था, वो काफी बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन का यह प्रयास था कि उपनिवेशों के द्वारा धन की प्राप्ति की जाए, उपनिवेश एक तरह से डोनेशन दे और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सुधार हो जाए। लेकिन उपनिवेशवासी ऐसा कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे। दे वर नॉट बॉदर अबाउट द वीक इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है ना, बस दे आर कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट देयर ओन सिचुएशन एंड कंडीशन। ब्रिटेन कैसी भी स्थिति में हो, आर्थिक कठिनाई में हो, इससे उपनिवेश वालों को कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपनी स्थिति में सुधार और अपनी स्थिति की चिंता कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद देखते हैं आप। ये सारे जो कारण अभी तक मैं बता रहा हूं वो सब्सटेंसिव फंडामेंटल कॉजेज में आ रहे हैं। ठीक है ना। अगला जो कारण है वह कारण है सीधे मैं लिख दे रहा हूं एक्ट्स ग्रेनविले ने ही लाया था, या जो ब्रिटिश संसद थी, पार्लियामेंट थी, वही लाया था एक्ट। कौन कौन सा एक्ट था? कुछ ऐसे एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किए जिससे ये क्रांति की तरफ पूरा अमेरिकी वासी आगे बढ़ चले। पहला एक्ट क्या था? ये दूरवर्ती कारण है, फंडामेंटल कॉजेज है। 1765 में ग्रेनविले ने ही स्टाम्प एक्ट लाया। 1765 में स्टाम्प अधिनियम लाया गया, जिसमें यह व्यवस्था थी, ग्रेनविले का ऐसा कहना था कि अमेरिकी उपनिवेशों में कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट जब तक स्टाम्प उस पर नहीं चिपकाया जाएगा तो वैलिड नहीं होगा। और स्टाम्प कहां से लेना था? ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटेन से शुल्क जमा करके स्टाम्प लेनी थी और उस स्टाम्प को उस कागज पर, उस पेपर पर चिपकाना जरूरी था। तभी उसकी वैलिडिटी होगी, तभी वो प्रमाणिक माना जाएगा, तभी वो ऑथेंटिक माना जाएगा। ये उपनिवेश वासियों को बहुत अधिक क्रोधित किया और हर जगह स्टैम्प एक्ट का विरोध होने लगा।
अमेरिका के एक एक उपनिवेशों में एक एक व्यक्ति ने इस अधिनियम का विरोध करना शुरू किया और कहा कि स्टैंप एक्ट में हमें शुल्क क्यों देना पड़ेगा, हमारा कागज चाहे वो ऑफिशियल हो या लीगल हो ऐसे ही ऑथेंटिक। और इस स्टैंप एक्ट का इतना विरोध हुआ और इतना लार्ज स्केल पर मास मोबिलाइजेशन हुआ, लोगों की सहभागिता पार्टिसिपेशन हुआ कि ब्रिटिश सरकार को अंततः इस एक्ट को समाप्त करने का निर्णय लेना पड़ा। और ब्रिटिश सरकार स्टैंप एक्ट के द्वारा, उसकी मंशूबा थी कि सप्तवर्षीय युद्ध में जो आर्थिक क्षति हुई है, इस स्टैंप एक्ट के द्वारा जो प्राप्ति हो इकोनॉमिक, उससे हम अपने इकोनॉमिक स्थिति को सुधारें। और ये चीज अमेरिकी उपनिवेशवासी नहीं होने देना चाहते थे और स्टैंप एक्ट का हर उपनिवेश में, पेंसिल्वानिया, फ्लोरिडा, हर जगह विरोध हुआ और एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ, पीपुल्स का, लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, सहभागिता हुई और अंततः ब्रिटिश सरकार को मजबूरी में इस एक्ट को वापस लेना पड़ा। इस एक्ट के बाद एक और एक्ट, ये 1765 में था। आगे चलकर एक और एक्ट आया जिसका समय है 1767, ठीक है ना। इसको कहते हैं आयात प्रतिबंध अधिनियम। इसको इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एक्ट 1767। इसमें एक नियम लाया ब्रिटिश सरकार ने कि अब अमेरिका में कागज, रंग, चाय और शीशा आयातित नहीं होगा। दे आर नॉट इंपोर्टेड बाय अमेरिकन कॉलोनीज। इसने भी अमेरिकी वासियों को क्रोधित करने में, जैसे आग में घी का काम किया जाता है, वैसे ही इस क्रोध को बढ़ाने में इस आयात प्रतिबंध अधिनियम ने किया और इसका सर्वत्र विरोध होने लगा, हर जगह विरोध होने लगा। और इसी अमेरिकी क्रांति के समय में कॉलोनी के लोगों ने एक नारा दिया था जो बाद में इंडियन नेशनल फ्रीडम में भी वो लोकप्रिय था। कॉलोनी वालों ने कहा था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। 1767 में जो कागज, रंग, शीशा और चाय के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसका हर जगह विरोध होने लगा, उसका भी, और लगा कि अब क्रांति किसी दिन हो सकती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने स्थिति को भांप कर, ठीक है ना, स्टॉक द सिचुएशन, आफ्टर स्टॉक द सिचुएशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ए स्टेप एंड लॉर्ड नॉर्थ उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेप लिया कि कागज और शीशे पर से आयात कर घटा दिया, ठीक है, लेकिन चाय पर आयात कर रहने दिया गया। मैंने आपको ये बता दिया था, आयात, ये क्या जो 1767 में आयात कर अधिनियम जो था, इसमें मैंने गलती से प्रतिबंध बोल दिया था, वो प्रतिबंध नहीं बल्कि आयात कर अधिनियम है, जिसमें 1767 में, फिर से सुन लीजिए, यहां प्रतिबंध वर्ड मैंने यूज किया था जो कि प्रतिबंध नहीं है बल्कि आयात कर अधिनियम 1767 है। गलत से हो गया, स्लिप ऑफ टंग निकल गया था। आयात कर अधिनियम जिसमें कागज, रुई, चाय, ठीक है ना, और रंग पर आयात कर बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना, खत्म नहीं किया गया था, आयात कर बढ़ा दिया गया था।
और कहा गया था जरूर कि धीरे धीरे इन वस्तुओं का आयात अमेरिकी उपनिवेशों में नहीं किया जाएगा फ्यूचर में। इसमें क्या हुआ कि चारों तरफ विरोध होने लगा और लॉर्ड नॉर्थ उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक जब विरोध देखा, स्थिति को भांपा, तो उन्होंने एक नया स्टेप लिया कि कागज और शीशे पर से आयात कर हटा दिया, लेकिन चाय पर उन्होंने आयात कर लगे रहने दिया। ये उनकी बहुत बड़ी, इसको ब्रेव मिस्टेक कहा जाता है, बड़ी भूल कही जाती है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही अगले साल का घटना देखेंगे तो आपको इस क्रांति की विकरालता या भयंकरता दिखाई पड़ेगी कि लॉर्ड नॉर्थ ने चाय पर से आयात कर नहीं हटा के एक ब्रेव मिस्टेक, एक बड़ी भूल की थी। वो क्या घटना थी? अगला एक कदम उठाया ब्रिटिश सरकार ने कि 1763 में, 1763 में अमेरिकी उपनिवेशों में चाय भेजने का मोनोपोली, एकाधिकार ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ए स्टेप and gave a monopoly to East India Company for sending or trading tea in American colonies. ब्रिटिश सरकार ने एक स्टेप लिया, कदम उठाया कि अब अमेरिकी उपनिवेशों में चाय भेजेगा कौन, ले जाएगा कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे उपनिवेशवासियों में क्रोध क्लाइमेक्स पर हो गया, इतने ज्यादा एंग्री हो गए कि बस उनको किसी चिंगारी की आवश्यकता थी, और तुरंत ये चिंगारी मिल गई। कैसे? कि बोस्टन बंदरगाह पे, बोस्टन पोर्ट पे ईस्ट इंडिया कंपनी के 350 पैकेट्स चाय के लदे हुए अलग अलग जहाजों पे थे। अमेरिकी क्रांतिकारी उन जहाजों पर चढ़े और 350 पेटियों को, चाय को समुद्र में फेंक दिया। और फिर इस घटना के कारण ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश क्राउन की इज्जत जो थी, जो रिस्पेक्ट था, ठीक है ना, जो डिग्निटी थी, वो बिल्कुल वर्ल्ड के सिनेरियो पर हैम्पर किया। और इसके साथ ही एक बहुत मेजर स्टेप ब्रिटिश सरकार ने लिया कि पूरे अमेरिकी कॉलोनीज में उन्होंने आर्मी तैनात करके मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। बोस्टन पोर्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और सारे ट्रेड एंड कॉमर्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंदरगाहों से बंद करके, और कॉलोनी के विरोध में ब्रिटिश आर्मी आ गई। और यहीं से माना जाता है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन शुरू हो गया और ये क्लाइमेक्स पर पहुंचा। और आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज, तभी ये अमेरिकी क्रांति खत्म हुई। जब अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, तभी अमेरिकी क्रांति खत्म हुई। और उसके बाद इस अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बहुत सारे परिणाम हुए, जिनको नेक्स्ट क्लास में, अगली कक्षा में हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सुनो ना, 40 मिनट हुआ है, टॉपिक ही छोटा है तो क्या करें।